Today we will study about fundamental rights which are given in the Indian Constitution to the Indian citizens. Indian Constitution में कुछ fundamental rights यानी कि basic rights Indian citizens को दिए गए हैं. बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कुछ भी राइट्स नहीं मिले हुए थे. उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. ब्रिटिश रूल में कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं थे और इवन उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता था. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चीज़ समझी गई. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि बिकॉज पहले उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, अब नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, तो वी शुड मेक सम प्रोविजंस फॉर बेसिक राइट्स कि इतने राइट्स तो कम से कम लोगों के पास होने ही चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी. देयर आर सम प्रोविजंस. फॉर एग्जांपल, इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नज़र में 2 पर्सन, चाहे उनका इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस कुछ भी हो, वो दोनों ही पर्सन बराबर है. अगर कुछ भी बात होती है तो दोनों को सेम लॉ सेम तरीके से ही ट्रीट करेगा. फॉर एग्जांपल कि अगर एक फार्मर है और एक प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर कोई भी केस होता है तो दोनों के साथ ही लॉ में जो भी रेगुलेशंस होंगे एक फार्मर के लिए, वो सारे प्रोविजंस, अगर कोई केस होता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो उसको भी सेम प्रोसीडिंग्स फॉलो करना होगा. ऐसा नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल एडवांटेज मिलेगा. लॉ की नज़र में सभी लोग बराबर है. यही कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि प्रोविजन है राइट टू इक्वालिटी का. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, डिनायल. लीगली ये चीज़ मना है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाए सोसाइटी में 2 लोगों के बीच में या ज़्यादा लोगों के बीच में. किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे. हर किसी पर्सन का जो एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस पे वो इक्वल है. क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर के कि एक्सप्लॉयटेशंस होते थे. कुछ कास्ट के लोगों को अनटचेबल माना जाता था, तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. उनको फॉर एग्जांपल वेल्स हुए यूज़ नहीं करने दिए जाते थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था. जो अपर कास्ट का पर्सन था वो यूज़ करता था. तो इस टाइप की कोई भी चीज़ें, चाहे पब्लिक प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या पार्क्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, टेम्पल्स हैं, तो ये सारी जगह पर सारे टाइप ऑफ लोगों का इक्वल एक्सेस होगा. उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन आ सकता है या जेंडर का पर्सन आ सकता है, दूसरा पर्सन नहीं आ सकता है. नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब है कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी पब्लिक जॉब्स की बात आएगी, गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी, तो उसमें सारे टाइप ऑफ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अगर मान लेते हैं कि कोई पब्लिक जॉब की यानी गवर्नमेंट जॉब की कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें हर कास्ट, जेंडर, रिलीजन का पर्सन जो है वो कंपटीशन फेस कर सकता है. ऐसा नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा. इट विल बी ओपन फॉर ऑल. तो यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि पब्लिक जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में सारे टाइप ऑफ लोगों को, चाहे वो किसी रिलीजन, जेंडर, रेस, कास्ट को बिलोंग करते हो, सभी को उस पब्लिक जॉब में
जा करके कंपटीशन उसके पहले जो होता है उसको फेस करने का फ्रीडम है, और फिर उसका मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि किसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ बात आती है कि रिजर्वेशन पॉलिसी। फिर अगर हम बात करें कि कहीं तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी दी गई है। इस रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है कि कुछ सीट्स SC ST OBC कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो अगर यानी कि उन सीट्स पर इन्हीं कास्ट के लोग में से चुना जाएगा कि कौन सा पर्सन आएगा। तो उन सीट्स पे, उन वैकेंट पोस्ट पे तो जनरल कास्ट का पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या बात है कि जो जनरल कास्ट के पर्सन है, ऐसा समझा जाता है कि हिस्टोरिकली ये जो सेक्शंस है SC ST OBC, ये ऑप्रेस्ड सेक्शन में आते हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। दैट इज़ वाई आज के टाइम में भी ये उतने प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से ये रिजर्वेशन पॉलिसी रखी गई आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट ये कहीं से भी राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ये जो बैकवर्ड लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए है। अगर बैकवर्ड लोग आगे बढ़ कर के जनरल कास्ट के लोगों के बराबर में आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और ये राइट टू इक्वालिटी को ही सपोर्ट करेगा एक तरीके से। इसीलिए ये चीज़ प्रोविज़न की गई है कि पब्लिक जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी जाएगी। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी रखी गई है, बट कहीं से भी ये राइट टू इक्वालिटी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ सोशल ग्रुप्स जो अपर कास्ट के लोग होते थे तो वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे, यानी कि छुआछूत। उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे। पब्लिक प्लेसेस पे इनको जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको जाना अलाउड नहीं था। अगर वो जाते थे तो उसको अपवित्र माना जाता था, फिर उसका पूरी तरीके से उसको शुद्ध किया जाता था। तो ये चीज़ पहले होती थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि इस प्रोविज़न को हटा दिया गया कि अब अनटचेबिलिटी टाइप की कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि बिफोर लॉ की नज़र में हर कोई इक्वल है। तो इस तरीके से किसी को डिसरिगार्ड करना और कि अगर वो उसने किसी अननेसेसरली फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना कि नहीं हम इस पर्सन से बात नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवाइड करने का काम करेगा। इस वजह से ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसको भी एबॉलिश किया गया। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एबॉलिश का मतलब है कि जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको हटाना। तो इसीलिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब कि पहले से टाइटल्स कुछ चले आ रहे थे, वो टाइटल्स यानी कि उपाधि। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स कुछ न कुछ टाइटल्स देते थे। जो लोग उनके वफादार होते थे, लॉयल होते थे, तो उनको प्रेज के लिए वो क्या करते थे, कुछ टाइटल्स देते थे, जैसे सर, नाइटहुड, इस टाइप के कुछ टाइटल्स वो उनको देते थे। तो इससे क्या होता था कि सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट होता था। ये जो लोग टाइटल जिनको मिलता था कुछ स्पेशल, ताकि वो अपने नाम के आगे ये टाइटल जोड़ सकते हैं, तो इससे उनको सोसाइटी में कुछ स्पेशल प्लेस मिलता था। तो इससे कहीं ना कहीं वो जो जिनको ये टाइटल मिलता था वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे बाकी लोगों से। तो इस वजह से इंडिया में एक डिवीजन क्रिएट हो रहा था सोसाइटी में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसलिए इस चीज़ को सोचा कि हमें इस टाइटल की जो सिस्टम है इसको हमें टोटली अबॉलिश करना है, हटाना है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसलिए क्योंकि मिलिट्री में जब कोई पर्सन कुछ अच्छा करता है तो उसको प्रमोट किया जाता है, तो उसके नाम के आगे मेजर, कमांडर, इस टाइप की चीज़ें लगाई जाती हैं।
ब्रिगेडियर। तो ये तो उस पर्सन को रिकॉग्निशन देने के लिए हुआ कि उसने क्योंकि कंट्री के लिए कुछ अच्छा काम किया, तो रिवॉर्ड के फॉर्म में उसको एक अच्छा टाइटल मिला अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्क। सिमिलरली एकेडमिक टाइटल्स लाइक लोग पीएचडी करते हैं तो उसके बाद वो डॉक्टर वर्ड यूज़ कर पाते हैं, लॉयर लोग एडवोकेट वर्ड यूज़ कर पाते हैं अपने नाम के आगे। तो ये जो एकेडमिक टाइटल्स हैं ये भी उनके अचीवमेंट को शो करता है, ये उन्होंने खुद से अर्न की हुई ये टाइटल है। तो इस वजह से इन टाइटल्स को रहने दिया गया है, और उसके अलावा और प्रीवियस टाइटल्स जो भी ब्रिटिश इंडिया में प्रिविलेंट थे, जो चले आ रहे थे, उन सबको हटा दिया गया। नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे वर्ड इज फ्रीडम। फ्रीडम मतलब दैट एवरीवन वांट्स टू बी फ्री, मीन्स हर कोई चाहता है कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो, वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और अपनी मर्जी से काम कर सके। इसमें राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे फ्रीडम्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रीडम टू चूज़ एनी ऑक्यूपेशन। बट ये सारे जितने भी फ्रीडम्स हैं वन बाय वन हम लोग देखेंगे, उसमें सारे जो राइट्स हैं वो पर्सन यूज़ कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं, बट उससे किसी और पर्सन की फ्रीडम को कोई कंस्ट्रेंट या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। इंडियन सिटीजन्स को मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है, किसी भी तरीके से वो अपने व्यूज़ को सामने रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एक्स है, वो वाई के ओपिनियन से अग्री नहीं करता है, तो वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है दैट आई डू नॉट एग्री विद यू, वो ये कह सकता है। एंड मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक दिस, मे बी दे आर नॉट ready to accept the policies of the government. In that case, they can express their views in the society, maybe by publishing some article, या फिर मीडिया में जा करके मे बी डिस्कशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करके, या फिर गवर्नमेंट के पास जा करके मीटिंग्स करके अपना ग्रुप बना करके वहाँ जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंटेड वे में वो अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं या ओरली अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ की फ्रीडम इंडियन सिटीजन्स को मिली है कि इफ दे हैव द राइट टू डिसएग्री, इफ दे अग्री देन इट इज फाइन, बट इफ दे डू नॉट अग्री with some individuals or some institutions or from to the government, in that case also they can express their views. ऐसा नहीं है कि उनको बोला जाए कि नहीं आप अपने व्यूज़ नहीं रख सकते, आपको गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बना करके दे दी है आपको उसी को फॉलो करना है। दैट इज़ ऑब्वियसली वो हर किसी के ऊपर इम्पोज होगा, वो लॉ एप्लीकेबल होगा और सभी को उसको मानना भी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोज हु डिसएग्री विद दोज लॉज इवन दे कांट एक्सप्रेस देयर व्यूज। ये भी नहीं है कि कम से कम वो अपनी बातों को रख नहीं सकते, एटलीस्ट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड गवर्नमेंट मस्ट लिसन देम। तो गवर्नमेंट उनको सुनती भी है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोगों ने किसी, जैसे अभी रिसेंटली फार्मर्स बिल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, सही है या गलत है दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर लोग फार्मर्स बिल जो रिसेंटली गवर्नमेंट लाना चाहती है, ऑर्डिनेंस के थ्रू से ला दिया है, तो उससे अभी फार्मर्स जो है वो अग्री नहीं कर रहे हैं। तो दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट ready to accept this bill. So in this way they are expressing their views कि उनकी जो भी डिमांड्स हैं, और वो ग्रुप्स में कई सारे ग्रुप्स में वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अपने आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम में ही दूसरा प्रोविजन किया गया है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स मीन्स विदाउट वेपन्स।
इट मीन्स कि जैसा कि पिछले वाले राइट में देखा, ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेट कर रहा है कि उसमें लोगों को अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। अब कोई एक पर्सन डिसएग्री करता है तो वो तो इंडिविजुअली उस चीज़ को डील करेगा, बट अगर बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना करके डिसएग्री करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से या किसी इंस्टीट्यूशन के पॉलिसी से, इन दैट केस दे कैन असेंबल पीसफुली। वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, लाइक इन दिस पिक्चर वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और अपनी बातों को वहाँ पर रेज कर सकते हैं। बट ये कैसा होना चाहिए, ये विदाउट वेपन्स होना चाहिए, उनके पास किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं होना चाहिए, सो दैट कि ऐसा ना हो कि सिचुएशन बहुत एग्रेसिव हो जाए और कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए। तो इस चीज़ के लिए भी है प्रोविज़न कि लोग अपनी बातें रख सकते हैं, अगर वो चाहे तो कहीं असेंबल हो सकते हैं, बट वो जो असेंबली होगी लोगों की, दैट शुड बी पीसफुल, दैट शुड बी विदाउट वेपन्स। So this is the freedom to assemble peacefully and without arms. Next is freedom to form association and unions. ये भी right to freedom का ही एक प्रोविजन है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो किसी भी तरीके का एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं या यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस लोगों की बातों को, जो वर्कर्स हैं उनकी बातों को इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंचाता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं इंडिया में, उसमें बहुत सारे जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पर अगर वर्कर्स चाहें तो अगर उनके इंटरेस्ट का कहीं वायलेशन हो रहा हो, कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा हो, उन्हें कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही हो, तो वो अपनी बातों को यूनियन के थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट तक या जो उनके ओनर हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जिसके लिए वो ट्रेड यूनियंस भी बनाते हैं। सो वो उनके पास पूरा राइट है इंडियन सिटीजन्स के पास कि वो यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो दो ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, दीज आर रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ये भी इंडस्ट्रीज़ का ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड मैटर्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि कहीं इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है तो दे कैन डू मीटिंग्स विद द गवर्नमेंट। तो वो ये इंडस्ट्रीज़ के दो एसोसिएशंस हैं, जिसमें से फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कई बार कुछ रिपोर्ट्स भी प्रिंट करते हैं और बेसिकली दीज आर द लॉबी ऑफ इंडस्ट्रीज। सो इस तरीके से ये इंडियन सिटीजन्स को राइट मिला हुआ है कि वो चाहे तो एसोसिएशन एंड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन राइट टू फ्रीडम में है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि लोगों को ये फ्रीडम है कि वो इंडिया के टेरिटरी में यानी इंडिया के एरिया में वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन दिल्ली में रह रहा है तो वो मध्य प्रदेश में जा कर के रह सकता है। देयर इज़ नो सच थिंग कि बाउंड्री है, दिल्ली अलग है, उसकी बाउंड्री है तो वो पर्सन दिल्ली छोड़ कर के दूसरी जगह नहीं रह सकता या वहाँ पर उसको दिक्कत होगी। ऐसा कुछ इंडियन सिटीजन्स को प्रॉब्लम नहीं होती, पूरी इंडिया के टेरिटरी में वो कहीं भी जा कर के रह सकता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोग माइग्रेट करके रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं फॉर जॉब या एजुकेशन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए हो पाता है बिकॉज दे आर गिवन फ्रीडम बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे कैन फ्रीली मूव इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल जगह होती हैं जैसे बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाने के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। इन एक्सेप्ट दैन दैट बाकी जितनी भी नॉर्मल सिचुएशंस में जितनी भी जगह हैं इंडिया में, उसमें कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकता है। अब मूव करने के बाद वो इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह पर जा कर के रह सकता है और परमानेंटली वहाँ सेटल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो लोग
आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ना कि सिर्फ मूव कर सकते हैं, बल्कि वो वहाँ जाकर रह भी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई सिटीजनशिप की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कोई किसी भी स्टेट में जाकर रहे वो इंडियन सिटीजन ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन एमपी में रहता है तो वो मध्य प्रदेश का कहलाएगा और इंडिया का भी कहलाएगा, मतलब कि एमपी की कुछ अलग सिटीजनशिप होगी, ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो इस वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिटीजनशिप की भी दिक्कत नहीं है कि बस हाँ लैंग्वेज के बेसिस पे कई बार हम कहते हैं कि वो गुजराती है, वो महाराष्ट्रियन है, वो केरलाइट है, ये ऐसा कहते हैं हम, बट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। टेरिटरी के बेसिस पे, कोई सिटीजनशिप के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट वो जो भी इंडियन सिटीजन्स है वो किसी भी पार्ट में जा कर के रह सकते हैं और वहाँ पर परमानेंटली सेटल भी हो सकता है। सिमिलरली राइट टू फ्रीडम में एक नेक्स्ट प्रोविजन है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इस बात की भी फ्रीडम है इंडियन सिटीजन्स को वो कि वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं या फिर बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हाँ कुछ हाईली टेक्निकल जॉब्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इसमें कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करने से पहले, जैसे इंजीनियर की प्रोफेशन ऑप्ट करने से पहले उसको नेसेसरी स्किल लेनी होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी, ओनली देन ही विल बी अ प्रोफेशनल इंजीनियर। और डॉक्टर या फिर डॉक्टर के लिए एक पर्सन को MBBS की पढ़ाई करनी होगी, ओनली देन ही और शी कैन बी कॉल्ड अ डॉक्टर। तो इस वजह से अदर देन दैट, मतलब कहने का कि ये चीज़ तो फ्रीडम है कि प्रोफेशन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, हाँ उसके लिए जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उस पर्सन को गेन करनी पड़ती है, सिर्फ वही एक कंडीशन है। अदर देन दैट देयर इज़ नो बैरियर कि कोई भी पर्सन कोई एक ऑक्यूपेशन चूज़ नहीं कर सकता है। विमेन को भी कोई नहीं कह सकता कि आप ये प्रोफेशन चूज़ नहीं कर सकती हैं। इफ़ दे क्वालिफाई फॉर दैट जॉब, डेफिनेटली दे कैन डू दैट, they can opt for that occupation or for that business। राइट टू फ्रीडम में कुछ दूसरे प्रोविजंस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कि अगर कोई पर्सन है उसके ऊपर कोई ऑफेंस यानी किसी क्राइम का एलिगेशन लगता है, इन दैट केस वो पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कह सकता है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर सकता है कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया है, इस चीज़ का उसको राइट है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर एक पर्सन को उसको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का राइट है, किसी की लाइफ कोई नहीं ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसीलिए तो मर्डर इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्यों? क्योंकि एक सिटीजन को ये राइट नहीं है कि वो दूसरे की लाइफ को ले सके, दूसरे की जान पर बनाए, ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा अगर करेगा तो डेफिनेटली एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन दिया जाएगा। तो हर किसी का राइट है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स पर्सन को अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो वैसे ही वाई पर्सन को भी है, दोनों ही जीना चाहते हैं, बट कोई भी दूसरे की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपने अपने दायरे में अपनी अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता कोई भी। इवन पुलिस भी जब आती है तो वो वारंट इशू करा करके तब आती है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और जब वो अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स उसको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। डेफिनेटली पुलिस को तो ये राइट है कि वो लोगों को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं कर सकती। देयर शुड बी सम रीज़न फॉर दैट, एंड उसके लिए उसको भी वारंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो पर्सन जो कि जिसको अरेस्ट किया गया उसको ये राइट है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो कह सकता है कि नहीं मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, बट फिर भी क्योंकि पुलिस के पास वारंट है तो वो तो उसको ले जाएगी। बट वो क्या कर सकता है, वो पर्सन अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है। ये उसको राइट है कि वो अपनी लाइफ को सेव करे। तो इस वजह से
ये राइट भी इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है कि वो अपने आप को अरेस्ट होने से या डिटेंशन करने से, जो पुलिस डिटेन करती है जेल में लोगों को, उससे वो खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो कि दिया गया है। स्पेशली इट इज़ फॉर चिल्ड्रन, दोज हु आर इन बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज। राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि ऐसे बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सो दैट कि एक बेसिक एजुकेशन जितनी होती है उतना इंडिया में हर सिटीजन को मिली हुई हो, कल को कोई फ्यूचर में इलिटरेट ना हो जाए। इसी पर्पस के साथ गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में लाया है और ये राइट टू फ्रीडम में आता है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें फर्स्ट प्रोविजन है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड बेगार। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मना किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली विमेन, फॉर इमोरल पर्पजेस। सो इस चीज़ को मना किया गया है कि ह्यूमंस का जो खरीदना बेचना होता है इस चीज़ को नहीं किया जा सकता। एंड फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती का काम लेना जिसमें कि कई बार वर्कर्स को पेमेंट भी नहीं की जाती है, इस टाइप का काम भी नहीं किया जा सकता। फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती किसी से काम लेना। सर्वेंट अपनी सर्विस तो देता है अपने मास्टर को, अपने मालिक को, लेकिन कौन पर्सन कहाँ नौकरी करना चाहेगा या नहीं चाहेगा ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिर्फ मालिक से कहने से नहीं होता है, जो पर्सन है जो उसको भी काम करने के लिए रेडी होना चाहिए, किसी से फोर्सफुली काम नहीं लिया जा सकता। तो इसीलिए फोर्स लेबर भी प्रोहिबिटेड है। एंड साथ ही साथ बेगार, जिसमें कि पेमेंट वर्कर को नहीं दी जाती है, इस टाइप के कामों को स्ट्रांगली प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डस ऑक्यूपेशन। कोई भी इस टाइप के काम जो कि हजार्डस हो बच्चों की हेल्थ के लिए, इस टाइप के कामों में उनको लगाना प्रोहिबिट है। जैसे कई बार हम देखते हैं बच्चे कहीं खदानों में काम कर रहे होते हैं या बीड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं या क्रैकर्स की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली ये सब चीज़ें, या केमिकल फैक्ट्रीज में भी अगर काम करें तो वो सब चीज़ें उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट डालती है। तो इसीलिए इस टाइप के कामों के लिए में बच्चों को इन्वॉल्व करना स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड है। इसी के साथ साथ अगर हम समझें तो इसीलिए बच्चे काम पर न जा करके पढ़ाई करें। इसीलिए अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि बच्चों को 6 to 14 ईयर्स एज तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसीलिए दी गई। फ्री में भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही है, ये उनका राइट बनाया हुआ है बच्चों का कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो जो गरीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं तो उनको कुछ भी फीस नहीं देनी, उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा ऐसे बच्चों को। तो ये क्या है, ये इसीलिए ये राइट दिया गया बच्चों को कि एक तरफ तो उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन न कर पाए, बच्चों को काम पे न लगाया जाए और दूसरी तरफ उनको स्कूल भेजा जाए। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट से मैच करता है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो इंडिया में किसी भी रिलीजन को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिली हुई है। जो गवर्नमेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी रिलीजन्स की तरफ इक्वल एटीट्यूड रखता है और सभी रिलीजन्स की तरफ न्यूट्रल बिहेव करता है। किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं और किसी दूसरे रिलीजन को कोई डिमोशन नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूशन उनके तरफ रखता है। तो इसीलिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। फर्स्ट प्रोविजन इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। मतलब कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग जैसे उनकी इच्छा करती है उस हिसाब से वो अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इवन उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं कि हमारे रिलीजन में ये बातें हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि दूसरा पर्सन भी उनको उनके रिलीजन को फॉलो करे।
अगर किसी इंडिविजुअल को उनके रिलीजन में इंटरेस्ट होगा तो वो अडॉप्ट कर सकता है, उनके रिलीजन को फॉलो कर सकता है, बट ये उस पर्सन का अपना इंडिविजुअल चॉइस होगा। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जब वो अपना रिलीजन स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में, उस समय उनको किसी पर्सन को फोर्स नहीं करना है। इन दैट वे वो सभी इंसान अपने अपने रिलीजन को अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन इज फ्रीडम ऑफ एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। और डिफरेंट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी अपने अपने इंटरनल मैटर्स को अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हिंदुओं में मंदिर है, मुस्लिम्स में मस्जिद है, देन चर्चेस हैं एंड गुरुद्वारा है। ये सारी जगह पर लोग जाते हैं, अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई रिचुअल है या कोई इंसिडेंट है तो उसको कैसे किया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का अपना मैटर हो जाता है, जब तक कि वो किसी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के साथ क्लैश न करता हो। तो उस सेंस में जो वो इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के डिसीजंस लेने के लिए फ्री है। नेक्स्ट इज स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाएगा, ना ही किसी दूसरे रिलीजन पे को डिमोट करेगा। किसी भी तरीके से सभी रिलीजन्स की तरफ उसका न्यूट्रल एटीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट इज नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज़ पार्टली और होलली रन बाय द गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही, चाहे पार्टली दी जा रही हो, चाहे पूरी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हो, 100% फंडिंग हो गवर्नमेंट की उस इंस्टीट्यूशन में, या फिर कुछ पार्ट हो, जहाँ भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसमें स्टूडेंट्स को ये पता चले कि उनको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड किया जा रहा हो। ऐसी कोई भी रिलीजियस प्रीचिंग्स वगैरह वहाँ पर नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये जो राइट है वो बेसिकली माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। माइनॉरिटी मतलब सोसाइटी का वो हिस्सा, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कम नंबर में होता है उसको माइनॉरिटी कहते हैं, और ऐसे लोग जो ज़्यादा नंबर में होते हैं उनको हम मेजॉरिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सोसाइटी है, इसमें दो ग्रुप्स बटे हुए हैं। एक तरफ मान लेते हैं कि सोसाइटी में टोटल 10 लोग हैं, उसमें से एक साइड पर 8 लोग हैं, वो किसी एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ 2 लोग हैं जो कि किसी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो जो ज़्यादा नंबर है दिस विल बी कॉल्ड मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी सेक्शन बनाएगा सोसाइटी का, एंड जहाँ पर कम लोग हैं वो बनाएगा माइनॉरिटी। तो जनरली डेमोक्रेसी में सभी चीज़ें मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग चलती हैं। मेजॉरिटी को तो ऑलरेडी पावर्स मिले हुए हैं, तो इस वजह से मेजॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत इशू नहीं आती, दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो माइनॉरिटीज़ फेस करते हैं। तो स्पेशली ये वाला जो राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटी की तरफ थोड़ा सा फोकस करता है। इसका फर्स्ट प्रोविजन है, इट गारंटीज टू प्रिजर्व, मेंटेन एंड प्रमोट वंस कल्चर एंड लैंग्वेज। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम नंबर में हैं, उनको ये राइट मिला है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बना कर रख सकते हैं। जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, या ऐसे लोग जो कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को बोलते हैं जो कम नंबर्स में होते हैं। जो भी इस टाइप के लोग हैं जो जहाँ पर उनके नंबर्स कम हैं, तो डेफिनेटली वो शुरुआत से उनको जो अपने लैंग्वेज मिली है, जो भी पूर्वजों से उन्होंने सीखा है, जो भी उनका कल्चर है, उसको वो डेफिनेटली आगे बना करके रखना चाहेंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहेंगे। तो इसलिए ये उनको राइट मिला हुआ है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, और उसको चाहे तो प्रमोट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरीके से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अगर इस तरीके से सारी चीज़ें अगर
सारे जो ग्रुप्स हैं जो जो कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे अगर माइनॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं, अगर उनको ये राइट नहीं दिए जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। या तो कंट्री में एक रिलीजन चल रहा होगा या एक ही टाइप के लोग रह रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है तो डेफिनेटली माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स देने ही चाहिए, सो दैट कि वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट provision is the minorities will be given assistance by the state to establish and administer education institutions of their own to preserve and develop their culture। इसी का एक्सटेंशन है कि मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं अगर वो कोई अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहें तो उसके लिए वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए उनको हेल्प करेगा। लेकिन कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है या अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर किसी स्पेसिफिक कल्चर को के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। वहाँ पढ़ाया जाएगा तो होल सोर्स डिफरेंट कल्चर्स को लेकर के बताया जाए, किसी एक ही कल्चर के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। तो ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी तक के पिछले स्लाइड्स में हमने जो फंडामेंटल राइट्स देखे हैं, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सारे जो राइट्स हमने देखे हैं, इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इन सभी राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट जा सकता है। वो वायलेशन उसके फंडामेंटल राइट्स का किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया गया हो या किसी इंडिविजुअल ने किया हो या फिर यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर ऐसा इशू हुआ है जो कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको यूज़ करते हुए वो अपील कर सकता है कोर्ट में, तो उसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू प्रिवेसी। ये जो राइट टू प्रिवेसी है ये अगस्त 2017 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके थ्रू मिला है फंडामेंटल राइट और इसे कहते हैं राइट टू प्रिवेसी। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी या उसकी जो प्रिवेसी है उससे वंचित नहीं किया जा सकता, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। हर किसी की कुछ प्रिवेसी है उसके घर के अंदर, उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसके करस्पॉन्डेंस, जो भी उसके कॉन्टैक्ट्स है उससे रिलेटेड, और जो भी उसके ये सारी चीज़ें उसके कहीं ना कहीं ऑनर या रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, किसी सिटीजन के डिग्निटी से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इन सब मामलों में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो उसे उस पर्सन के राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन माना जाएगा। जब और गवर्नमेंट भी किसी के प्रिवेसी में इंटरफेयर नहीं करती है, नहीं कर सकती, जब तक कि वो किसी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो जाए, तब तक हर किसी के प्रिवेसी की रिस्पेक्ट की जाती है और ये राइट इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन सिटीजन्स। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आपको इससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।